हेलो स्टूडेंट। आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। एक टॉपिक ले रखा है गुप्त काल से रिलेटेड, और यहाँ हम वो सारे क्वेश्चन करने के प्रयास करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको टाइम टू टाइम बताया भी जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस पेपर में आते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। यही क्वेश्चन आपसे कोई ये पूछे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, क्योंकि उसके टाइम पीरियड में बहुत से काम हुए थे भाई। फिर है, गुप्त संवत कब चला था। ये देखिए कई बार संवत पूछ लिए जाते हैं हमारे से, जैसे शक संवत पूछा जाए, गुप्त संवत पूछा जाए, विक्रम संवत पूछा जाए। तो गुप्त काल में क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया था। ये 320 या कई बार 321 भी मिल जाता है भाई, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। फिर है, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। तो समुद्रगुप्त को किया था। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपका बड़े लेवल में भी, और कई बार नॉर्मली जो आपके एसएस सी के या और होते हैं कंपटीशन के एग्जाम, उसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल बताइए। तो टाइम पीरियड पूछ रखा, तो 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक था। समुद्रगुप्त का शासनकाल पूछ रखा, 335 से 375 तक था। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पूछा जाता है। अब इलाहाबाद प्रशस्ति का मतलब है कि इसी प्रशंसा में लिखा गया, और ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है भाई। और इसको इलाहाबाद प्रशस्ति या स्तंभ अभिलेख भी कह करके पुकारा जाता है। समुद्रगुप्त के समय की जानकारी देता है, हरिसेन ने इसकी रचना की थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत के कितने राजाओं को पराजित किया था। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को। अब उत्तर भारत के राजाओं को पराजित करके तो अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया इस सब क्षेत्र को। दक्षिण भारत में उसने क्या किया, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली और इसको कर देना शुरू किया, तो साम्राज्य में नहीं मिलाया था। और कई बार तो क्या होता है, किन राजाओं को, जो मेन राजा होते हैं, उनके क्षेत्र के नाम भी पूछ लिए जाते हैं भाई यहाँ से। नेक्स्ट है हमारा, इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसको कहा है। अब देखो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन भाई आपका। और किसने कहा है भारत का नेपोलियन? स्मिथ ने कहा है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। ये गुप्त काल से रिलेटेड है भाई, बहुत से नाटक इन्होंने लिखे हैं। फिर गुप्त राजा किस धर्म को मानते थे। तो हिंदू धर्म को मानते थे, और हिंदू में भी मेन रूप से विष्णु की पूजा ही करते थे। वैसे वैष्णव वगैरह ज़्यादा निकल के नहीं आए, लेकिन ये उस टाइम पे विष्णु की, गरुड़ को प्रमुख चिन्ह ही मान करके पूजा ही किया करते थे भी। फिर है, गुप्त किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले कितने शासक हैं। तो 14 हुए हैं भाई। पहले शासक तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट जो शासक थे वो हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य थे भाई, जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर के साथ की थी, और ये पराजित हो गए थे। तो ये विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की थी भाई। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। ये कई बार चंद्रगुप्त प्रथम भी मिल जाता है भाई। यहाँ तो आप क्या कर सकते हो, जो टाइम पीरियड है वो देख करके और फिर बता सकते हो। तो फाहियान आया भाई। फिर है, फाहियान ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो फाको की लिखी थी भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार पूछा जाता है। जो छोटे लेवल के हिस्ट्री के क्वेश्चन जीके से रिलेटेड पूछ लेते हैं, वहाँ भी ये पूछा जाता है। श्रीलंका के किस राजा ने समुद्रगुप्त से बोध गया में बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। तो ये मेघवर्मन है भाई। और ये नेट या बड़े लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई आपका, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये मेघवर्मन था, और श्रीलंका को उस टाइम पीरियड में सिंहल भी कहा जाता था। फिर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी कंपटीशन में आता है। कुमारगुप्त ने गुप्त काल का शासक था। और यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं कि स्वतंत्र भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो ये स्वतंत्र भारत का तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो बिहार में पड़ता है। और वैसे भारत का आपसे कोई पूछे सबसे प्राचीन, तो वो तक्षशिला है, क्योंकि ये पाकिस्तान में पड़ता है, और जब भारत आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान में ये चला गया था भाई। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना कंपटीशन में, तो वहाँ भी आ जाता है ये।
नेक्स्ट है पंचतंत्र का लेखक कौन था। अब देखो कई बार आप मॉरल एजुकेशन से रिलेटेड स्टोरी सुनते हो तो पंचतंत्र में बहुत सी हमें पढ़ने को मिलती है। तो पंचतंत्र की रचना किसने की थी, विष्णु शर्मा ने। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार मैचिंग क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। फिर है सकारी की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने शकों को पराजित किया था और उसके बाद में इन्होंने सकारी उपाधि धारण की थी भाई। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसको कहाँ बनाई थी, तो उज्जैन में बनाई थी, और पहले तो आपको पता है पाटलिपुत्र में थी। लिच्छवी दोहित्र किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, क्योंकि इनकी जो माता थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी इसलिए। फिर है गुप्तकालीन धातु कला का उत्कृष्ट नमूना कौन सा था, मेहरौली लोह स्तंभ। अब ये देखिए भारत के जो कई बार साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या हमें एंशिएंट हिस्ट्री में दिखता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी थी, तो टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण आता है मेहरौली का लोह स्तंभ। लोहे का ये बना हुआ है और ये दिल्ली के आसपास स्थित है भाई, और दिल्ली में ही प्रॉपर मान के चलें तो मेहरौली गांव में। और यहाँ ये लोह स्तंभ ऐसा है, ये पिलर ऐसा है, इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है अभी। तो टेक्नोलॉजी का या तकनीकी का ये अच्छा उदाहरण है एंशिएंट इंडिया का। तो ये गुप्त काल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका गुप्त काल की राजभाषा कौन सी थी, संस्कृत थी। ये भी कई बार जो नॉर्मल कंपटीशन के क्वेश्चन आते हैं छोटे लेवल के, वहाँ पूछ लिया जाता है। और स्त्रियाँ और जो शूद्र वर्ण था वो संस्कृत नहीं बोलता था भाई। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी, कौन से गुप्त शासक ने, तो समुद्रगुप्त ने। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस राजा का चित्र है, तो वो भी समुद्रगुप्त का है भाई। और अश्वमेध यज्ञ भी इसने किया है। और मेहरौली के लोह स्तंभ का संबंध किस राजा से, तो चंद्र नाम उसके ऊपर मिलता है भाई, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित इसको माना जाता है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त के बीच में गुप्त शासक रामगुप्त बना था, यह जानकारी। अब देखो हम नाम सुनते हैं समुद्रगुप्त का, उसके बाद हम चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम सुनते हैं, तो उन दोनों के बीच में भी एक शासक बना था चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त। उसका ज़्यादातर हमें वर्णन नहीं मिलता है, कम ही देखने को मिलता है। तो इसकी जानकारी किस में है, विशाखा दत्त के 2 नाटक हैं भाई, उसमें से एक नाटक देवी चंद्रगुप्त में इसकी जानकारी मिलती है, गुप्तम में। और दूसरा नाटक इसका है मुद्रा राक्षस, जिसमें हमें मौर्य काल या चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी बड़े लेवल का कोई कंपटीशन का एग्जाम आया था नया TET-CS से रिलेटेड, वहाँ ये पूछा गया था भाई। फिर है फाहियान। अब इसमें था क्या, ये जो देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त है, अयोग्य शासक है। ये ऐसे ही अपनी पत्नी को भी क्या है गिरवी रख देता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है, शत्रुओं को पराजित करता है। जो ध्रुव देवी रामगुप्त की पत्नी जो थी भी पहले, उसको छुड़वाता है और फिर उसके साथ विवाह भी कर लेता है, और अपने भाई की हत्या ही कर देता है भाई, ऐसा माना जाता है। फिर है ध्रुव देवी इसकी पत्नी है भाई। फिर फाहियान कब से कब तक भारत में आया था, 399 से 414 तक फाहियान का टाइम पीरियड है। और इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, बौद्ध विहारों का ये भ्रमण करता है, गुप्त दरबार में भी ये रहता है। किस गुप्त शासक ने महेंद्रादित्य की, ये देखिए कई बार राजाओं की क्या है उपाधियाँ पूछ ली जाती हैं, जो मेन है कई बार कंपटीशन में आते हैं। तो महेंद्रादित्य की उपाधि कुमारगुप्त प्रथम ने धारण की थी। गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो ये बयाना राजस्थान भरतपुर जिले से हमें मिला है। 623 मुद्राएँ हमें प्राप्त हुई हैं भाई। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक के समय में गुप्तकालीन सर्वाधिक अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं भाई, तो कुमारगुप्त प्रथम के टाइम पीरियड में हमें 18 अभिलेख देखने को मिलते हैं। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। और स्कंदगुप्त ने की उपाधियाँ कौन सी थी, उसके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ था, कर्मादित्य या शक्रादित्य भाई, ये भी कंपटीशन में कई बार पूछ लिया जाता है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, या उन हूणों के स्कंदगुप्त के बीच में युद्ध हुआ था, इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, कौन से लेख से मिलता है, बेतरी स्तंभ लेख से मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है। फिर है किस गुप्त शासक के समय में सुदर्शन झील के ऊपर बांध का पुनर्निर्माण करवाया गया था, तो स्कंदगुप्त के समय में यहाँ का जो प्रशासक था गिरनार का चक्रपालित था। और जूनागढ़ अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। देखिए जब भी आप सुदर्शन झील की हम बात करते हैं तो हमें पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद अशोका ने रिपेयरिंग इसकी करवाई है, और फिर कुछ और शासक हैं जो रिपेयरिंग करते हैं, और गुप्त काल में स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया जाता है भाई। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने
हूण शासक महिर कुल को पराजित किया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था। मतलब हूणों को पराजित करने वाला वैसे तो पहले तो क्या है स्कंदगुप्त है, उसके बाद भी हूणों के आक्रमण होते रहे और महिर कुल उनका प्रमुख शासक माना जाता है, शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो उसको पराजित किसने किया और बाद में छोड़ दिया? तो नरसिंह बालादित्य गुप्त शासक ने किया था भाई। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख जानकारी। यह सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी प्राचीन काल में कहाँ से मिलती है? तो एरना अभिलेख से मिलती है। 510 ईस्वी का ये है भाई। और ये इस टाइम पीरियड में भानुगुप्त शासक है गुप्त काल का, और उसका मित्र है गोपराज, वो मारा गया था तो उसकी पत्नी उसके साथ सती हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत बार पूछा जाता है प्राचीन भारतीय इतिहास में। सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, कौन से अभिलेख से मिलती है और कब मिलती है? फिर गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऐसे देखो हमने बहुत से गुप्त शासकों की बात यहाँ की है, तो अंतिम शासक कई बार पूछ लिया जाता है, प्रथम शासक पूछ लिया जाता है, तो विष्णुगुप्त यहाँ का अंतिम शासक था भाई। नेक्स्ट है सारथवा कौन था? व्यापारियों का जो प्रधान होता था उसको सारथवा कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जाता ही है आपसे। गुप्त काल में तहसील को क्या कहा जाता था? विधि कहा जाता था। ये बड़े लेवल का जो हिस्ट्री का एग्जाम होता है वहाँ पूछा जाता है। नारद स्मृति में दासों के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो 15 प्रकार। फिर है आहितिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? गुप्त काल में जो धरोहर रखे गए जो दास थे उसको आहितिक कहा जाता था। गुप्त काल में भूमिकर को क्या कहा जाता था? भाग कर कहा जाता था भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये कितना होता था? कुल उपज का 1/6 से 1/4 भागे लिया जाता था भाई। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भूमिकर को क्या कहा जाता है। फिर है हिरण्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब यहाँ देखिएगा, कर जब हम लेते थे इस टाइम पीरियड में, जब कर लिए जाते थे तो एक नगद रूप में लिया जाता था, तो नगद जो कर लिया जाता था उसको हिरण्य कहा जाता था। और दूसरा जो अनाज रूप में लिया जाता वैसे लिया जाता था उसको मे कह करके पुकारा जाता था भाई। तो हिरण्य शब्द आपका आए तो आपको पता होना चाहिए क्या था ये, कर जो लिया जाता था वो आपका था। उसके बाद है विष्टि क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार आता है बड़े लेवल के एग्जाम में भी, छोटे लेवल के एग्जाम में भी। तो जो बेगार था या निःशुल्क श्रम जो करवाया जाता था, अब जैसे किसानों से खेती बाड़ी वो करें अपने मालिक के यहाँ, और उसके बाद में मालिक के घर में जा कर के वो काम करें फ्री में, या कुछ 1 या 2 दिन सप्ताह में ऐसे निश्चित थे, तो उसको विष्टि या बेगार प्रथा कह करके पुकारा जाता था भाई। तंतुवाय, ये भी इंपॉर्टेंट है भी, बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो जुलाहे को तंतुवाय कहा जाता था। अक्षय निवि प्रथा क्या थी? गुप्त काल में वह भूमि जिसका क्षय न हो, और दान के न्यास को भी अक्षय निवि प्रथा कह करके पुकारा गया था। गुप्त काल में ऋण पर ब्याज दर कितनी थी? ये कोई बड़े लेवल का एग्जाम था भाई जिसमें ये आया था। तो ये ब्याज दर 15% थी, और समुद्र पार जो व्यापार किया जाता था उस पर 20% थी। नेक्स्ट है गुप्त काल के किस ग्रंथ में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है? अमरकोश में। गुप्त काल में सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है मंदसौर शिलालेख से। गुप्त काल में तिगावा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित था? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अब यहाँ देखिएगा, अब हमें पता चलता है कि हमें जो मंदिर हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड देवी देवताओं की प्रतिमा जहाँ रखी गई हैं वो हमें देखने को मिलते हैं गुप्त काल में। तो गुप्त काल में ये मंदिर जो हैं इनके कई बार मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पड़ता है, तो ये हमने यहाँ आपको देने का प्रयास किया है। तो तिगावा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर में, भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश नागौद में, खो का मंदिर मध्य प्रदेश नागौद में। उसके बाद नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जिसका बहुत बड़ा शिखर था भाई उत्तर प्रदेश में है। बेतरी गांव का मंदिर कहाँ है? कानपुर उत्तर प्रदेश में है भाई। तो ये आपके कुछ मंदिर थे जो दे रखे हैं और उनकी जगह भी दे रखी है यहाँ पे, ये पूछे जाते हैं इसलिए आपके यहाँ हैं भाई। गुप्त काल का कौन सा मंदिर केवल ईंटों का बना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो नेट वगैरह हैं या उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम है कोई बड़े लेवल के उसमें ये पूछा गया था। तो भीतरी गांव का जो कानपुर का जो मंदिर है वो ईंटों से बना हुआ है। बाकी ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो पत्थरों से या मिलावटी हैं, जैसे ईंटों के और पत्थरों के मिलाकर, केवल ईंटों से ये बना हुआ है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन किस मंदिर का वीरसेन ने निर्माण करवाया था भाई? उदयगिरी गुहा मंदिर का निर्माण उसके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है अजंता की गुफाएं, ये कई बार आपके पूछे जाते हैं। अजंता की, एलोरा की गुफाएं तो ये महाराष्ट्र में पड़ती हैं। बाघ की गुफाएं भी कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं। और यहाँ 29 चित्र थे भी, और अब क्या है कुछ नष्ट हो चुके हैं, और इससे क्या है गुप्त काल के कुछ चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं। तो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है
29 गुफा चित्र बने थे वे इसमें। फिर है अभिज्ञानम शाकुंतलम। अब यहाँ देखिए कालिदास की बात तो आती है कि गुप्त काल में है और बहुत से नाटकों की वो रचना करता है और उसके उसके प्रमुख जो नाटक है वो है अभिज्ञानम शाकुंतलम। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया गया था आधुनिक भारतीय इतिहास में, जब अंग्रेज कंपनी यहाँ है उस टाइम पीरियड में। तो ये किसने किया था और कब किया था, ये पूछ लिया जाता है आपका कंपटीशन में, इम्पोर्टेंट है। तो ये 1789 में 1789 में किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। प्रथम अनुवादिक पुस्तक इसको माना जाता है अंग्रेजों के द्वारा। फिर है आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना। अब देखो आर्यभट्ट जो खगोल शास्त्री गणितज्ञ हैं वो किस टाइम पीरियड में थे, वो भी गुप्त काल में ही थे। आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना इनके द्वारा की गई थी। कहाँ के ये रहने वाले थे, पटना बिहार कुसुमपुर के में इनका जन्म हुआ था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, 0 या बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है भाई। पंच सिद्धांत का ग्रंथ की रचना किसने की थी, वराहमिहिर ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम पीरियड में खगोल शास्त्री गणितज्ञ चिकित्सक बहुत हुए हैं, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कह करके पुकारा जाता था। बहुत डेवलपमेंट यहाँ होती है, साइंस टेक्नोलॉजी का भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। तो इस टाइम पीरियड में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, प्रथम, ब्रह्मगुप्त ऐसे हैं और बहुत से भी क्या चिकित्सक भी यहाँ थे भाई। नेक्स्ट है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना गुप्त काल में हुई थी और किसने की थी, तो वाग्भट ने की थी भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के चिकित्सक धन्वंतरी ने कौन से आयुर्वेदिक ग्रंथ की रचना की थी, तो नवीनतम ग्रंथ की रचना उसने की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे जिसमें कालिदास और बहुत से ऐसे आते हैं, तो उसमें से एक चिकित्सक है जिसका नाम है धन्वंतरी, उसने इस पुस्तक की रचना की है भाई। गुप्त काल में पाल काप्य नामक पशु चिकित्सक ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी। अब पशु चिकित्सक उसका नाम दे रखा, उसने हस्तायुर्वेद लिखा है जिसमें हाथियों की चिकित्सा और उससे संबंधित जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट है, अब ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, कई बार मैचिंग में आ जाते हैं और भाई और बहुत बार पूछे जाते हैं, आसान बहुत हैं, पूछे जाते हैं भाई कई बार, ये इम्पोर्टेंट है। तो सांख्य दर्शन की रचना कपिल मुनि ने की थी, योग दर्शन की रचना पतंजलि ने की थी, और न्याय दर्शन की रचना गौतम ने की थी, वैश्विक दर्शन की रचना कनाद ने की थी, मीमांसा दर्शन की रचना जैमिनी ने की थी। ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे पूछे जाते हैं भाई, बड़े लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं और छोटों में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको ये आने चाहिए और आसान बहुत हैं भाई सारे के सारे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किस काल के हैं, मतलब मंदिर हमने बताया ना थोड़ी देर पहले ही कि मंदिर बनाने का या ज़्यादा विकास क्या है गुप्त काल में ही हुआ था। प्रथम ज्योतिषी जिन्हें जिन्होंने ये पता लगाया था कि पृथ्वी धुरी पर घूमती है तो आर्यभट्ट थे। और गुप्त राजाओं में किसने सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। गुप्त काल में भुक्ति क्या था, जो प्रांत का प्रमुख होता था भाई उसको भुक्ति कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख मिलता है मेहरौली स्तंभ लेख से। नेक्स्ट है भाई, गुप्त काल में किसके स्वर्ण सिक्के में हीन धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था, मतलब मिलावटी सिक्के जो उन्होंने सोने के सिक्के जो जारी किए थे वो कौन सा कुछ शासक था, तो वो स्कंदगुप्त था भाई। मिलावट देखने को मिलती है सोने के सिक्कों में भी इस टाइम पीरियड में। उसके बाद है सुदर्शन झील के बारे में किस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है, किस अभिलेख में इसका वर्णन है, तो हमने बताया थोड़ी देर पहले आपको सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था और बाद में इसकी रिपेयरिंग या बांध बनवाने का काम चलता रहा है। तो रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से क्या हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है सुदर्शन झील की। फिर है, किसने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे भी, ये किसी बड़े लेवल के एग्जाम में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा भी, प्रवरसेन प्रथम ने इसकी ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। फिर है, कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है भाई, कई बार ये अभिलेखों में पूछ लिया जाता है कि कौन सी श्रेणी का वर्णन है, या कई बार कई श्रेणियाँ ऐसी होती थी बहुत मजबूत हो जाती थी, शक्तिशाली हो जाती थी, दान भी दिया करती थी वो मंदिरों को और राजाओं की भी सहायता करती थी। तो ये तंतु आय जुलाहे की श्रेणी है जिसका वर्णन मंदसौर अभिलेख में हमें मिलता है। फिर हमें ब्रह्मादय शब्द का प्रथम बार कहाँ मिलता है, तो ब्रह्मादय जो शब्द है वो गुप्त पूर्व जो अभिलेख हैं उसमें हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ
इस टाइम पीरियड में ऐसे पहले राजा क्या करते हैं, ब्राह्मणों को भी दान देना उन्होंने शुरू कर दिया था। अग्रहार एक ज़मीन ऐसी होती है जो ब्राह्मणों को दान दी जाती थी, तो दान दक्षिणा और वो सब कुछ यहाँ चल पड़ता है भाई। तो ये आपका गुप्त काल के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने अधिकतर यहाँ करवाने का प्रयास किया है भाई, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो आपके आए हुए हैं पहले किसी न किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, तो आपको इनको करना चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उसके अलावा भी आपको ये लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं इम्पोर्टेंट हैं और उससे रिलेटेड मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, तो आप क्या है सजेशन दे सकते हैं भाई।